दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं DSC 9 हम पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत हम लगभग सभी टॉपिक कवर कर चुके हैं। आपका लास्ट टॉपिक बचा था रूप की परिभाषा, शब्द और रूप यानी पद में अंतर, अर्थ तत्व, संबंध तत्व तथा रूप परिवर्तन की दिशाएं। तो देखिए, रूप की अगर परिभाषा की बात करूं तो रूप की परिभाषा में अगर देना चाहूँ तो कह सकते हैं कि वाक्य में प्रयोग के योग्य अर्थात अन्य शब्दों के साथ संबंध तत्व से युक्त शब्द को हम रूप या पद कहते हैं। अब ये परिभाषा आपको काफ़ी जटिल लगेगी, लेकिन जटिल लगनी नहीं चाहिए। वो क्यों? जैसा कि आप जानते हैं कि वाक्य शब्दों से मिलकर बना होता है और शब्द जो है वो अक्षरों से मिलकर जो सार्थक ध्वनि बनती है उसको क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब जो शब्द होता है ना, शब्द के दो रूप पाए जाते हैं। एक तो मूल रूप जो कि हमें प्रायः कोश ग्रंथों में मिलता है, और दूसरा आपका संबंध तत्व से युक्त। दूसरा जो होता है वो संबंध तत्व से युक्त होता है, या फिर उसको हम वाक्य में प्रयुक्त रूप कह सकते हैं। तो संबंध तत्व के साथ जो शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसको ही पद कहते हैं। क्योंकि प्राचीन व्याकरण में अगर हम बात करें तो जो मूल शब्द हैं या शब्दों का जो मूल रूप है उसको क्या कहा गया है? उसको प्रकृति या प्रतिपादिक प्रकृति कहा गया है। ध्यान से सुनेंगे, प्रकृति कहा गया है। जैसे कि मोहन, नदी, कमल, ये क्या हैं? ये मूल शब्द हैं। इनका सीधे उपयोग वाक्य में नहीं किया जा सकता। इनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं निकलेगा जब तक हम इन्हें संबंध तत्व के साथ नहीं जोड़ेंगे। और संबंध तत्व क्या होते हैं? संबंध तत्व वे तत्व होते हैं जो कि किसी भी मूल शब्द का वाक्य में अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि संबंध तत्व से युक्त शब्द को रूप या पद कहते हैं। आई होप अब समझ में आ गया होगा आपके। अब देखिए, आगे पढ़ते हैं हम शब्द और रूप यानी वर्ड और मॉर्फीम। इसमें हम अंतर भी देखेंगे और समझेंगे थोड़ा और विस्तृत रूप में इनको। तो प्राचीन व्याकरण में जैसे कि पाणिनि ने भी इस पर विचार किया था। उन ग्रंथों के अनुसार जो शब्द मूल रूप में होते हैं उनको प्रतिपादिक या फिर प्रकृति कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मोहन, नदी, कमल, पुस्तक, हिमालय, ये सब क्या है? प्रतिपादिक शब्द हैं या इनको प्रकृति कहते हैं। ठीक है, प्रकृति। हम इन शब्दों को यदि अन्य शब्दों के साथ संबंध इनका जोड़ना चाहते हैं तो हम उन तत्वों का प्रयोग करते हैं जिन्हें संबंध तत्व भी कहते हैं। तब जाके कहीं वाक्य में ये शब्द रूप या पद कहलाते हैं। संस्कृत में जिन तत्वों से जिन शब्दों से संबंध जोड़ने का कार्य होता है उनको प्रत्यय कहा गया। जैसे कि मोहन ने खाना खा लिया, तो यहाँ पर मोहन के साथ न जुड़ने से ये पद बना। मोहन अपने आप में क्या है? प्रकृति, और प्रत्यय जुड़ने पर रूप बन गया है यानी पद बन गया है। तो प्रकृति और प्रत्यय के बाद जो शब्द बनता है, जो वाक्य में प्रयुक्त शब्द होता है, उसको ही रूप या पद कहते हैं। एक और परिभाषा आपको मिल गई यहाँ पर। देखिए, पाणिनि जो थे उन्होंने व्याकरण ग्रंथ लिखा सबसे पहले। पाणिनि भी कहते हैं कि वाक्य में ना तो केवल प्रकृति का उपयोग किया जा सकता है और ना ही प्रत्यय का। दोनों का, प्रकृति और प्रत्यय को एक साथ जोड़ने पर ही जो वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जो कि रूप कहलाता है। इस प्रकार हम मुख्य बातें इनके बारे में जान सकते हैं, शब्द के और रूप के, और इसको आप अंतर के रूप में भी लिख सकते हैं। सबसे पहला कि मूल या सामान्य शब्द को प्रतिपादिक कहते हैं। ये मैंने पढ़ाया आपको। वाक्य रचना में जो संबंध सूचक तत्व हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, और वाक्य में केवल प्रतिपादिक शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता, उसमें संबंध सूचक तत्वों का प्रयोग होना आवश्यक है। वाक्य में जो संबंध सूचक प्रत्यय हैं उससे युक्त प्रतिपादिक शब्द को ही रूप कहते हैं। रूप की परिभाषा आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि वाक्य में संबंध सूचक प्रत्ययों से युक्त प्रतिपादिक शब्द या प्रकृति शब्द जो हैं वो रूप कहलाते हैं या पद कहलाते हैं। अब देखिए, एक और यहाँ पे पॉइंट है कि प्रतिपादिक शब्द और वाक्य में प्रयुक्त शब्द अर्थात रूप, कोई रूपगत अंतर नहीं दिखाई पड़ता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि शब्दों में संबंध दिखाने के लिए किसी प्रत्यय आदि के जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। शब्द के ही स्थान से अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्पष्ट हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में बिना प्रत्यय जोड़े
किसी वाक्य में अपने विशिष्ट स्थान पर रखे जाने के कारण ही शब्द या रूप या पद बन जाता है, यानी उसमें प्रत्यय जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ पर जहाँ पर स्थान का महत्व होता है वहाँ स्थान विशेष का महत्व हो जाता है, इसलिए प्रत्यय जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है। संबंध तत्व और अर्थ तत्व की बात करते हैं। अब देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है संबंध तत्व और अर्थ तत्व। देखिए वाक्य में बेसिकली दो तत्व होते हैं, आपका पहला संबंध तत्व, दूसरा अर्थ तत्व। अर्थ तत्व प्रत्येक शब्द में अंतर्निहित होता है, यानी कि प्रत्येक शब्द का अपना कुछ ना कुछ अर्थ होता ही है, चाहे वह वाक्य में जुड़कर क्यों ना अर्थ दें, अपने आप में अर्थ ना दे सकें लेकिन अर्थ होता है। ऐसे वाक्य में कुछ शब्दों को लें जैसे कि राम, रावण, बाण मारना, इन शब्दों में अर्थ तत्व निहित है, किंतु तो भी ये वाक्य में इन शब्दों को इसी प्रकार रख दिया जाए तो इनका कोई स्पष्ट अर्थ नहीं हो पाएगा। संबंध तत्व का कार्य ये है कि वो अर्थ तत्वों का आपस में संबंध दिखलाए, यानी जो अर्थ तत्व अब जैसे कि राम, रावण, बाण मारना, खेलना, हंसना, गाना, तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा ना। लेकिन यदि कहते हैं कि राम ने रावण को मारा, तो इस प्रकार राम ने रावण को बाण मारा, तो इस प्रकार संबंध तत्व जुड़ने से यहाँ पर क्या होता है, वाक्य का निर्माण होता है, वाक्य बनता है। विभिन्न अर्थ तत्वों का आपस में संबंध दिखलाना किसका कार्य है, संबंध तत्व का। जैसे कि राम ने रावण को बाण से मारा, इस वाक्य में वही चार अर्थ तत्व हैं, राम, रावण, बाण मारना, जैसे कि मैंने बताया, और साथ ही इसमें चार संबंध तत्व भी जुड़ गए, जैसे कि न, को और से। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर संबंध तत्व भी यहाँ पर जुड़ गए। इसी प्रकार को रावण से, यानी रावण से जो है वो बाण का संबंध दिखाता है। इस प्रकार से ये जो अलग संबंध तत्व में ये आपके संबंध दिखा रहे हैं आपस के जो अर्थ तत्व हैं उनमें। इस प्रकार वाक्य में प्रयुक्त शब्द संबंध तत्व से युक्त होने पर ही रूप या पद कहलाता है। फिर वही लाइन, अतः संबंध तत्व का मुख्य कार्य वाक्य में प्रयुक्त अर्थ तत्वों में परस्पर संबद्धता प्रदान कर वाक्य को पूर्ण रूप से अर्थवान बनाना है। यानी कि कह सकते हैं कि जो संबंध तत्व हैं वे तत्व हैं जिनका मुख्य कार्य वाक्य में जो प्रयुक्त अर्थ तत्व हैं उनमें परस्पर संबद्धता प्रदान करके वाक्य को एक पूर्ण रूप से अर्थ देना है, अर्थ बनाना है। संबंध तत्व भाषा की वह प्रक्रिया, दूसरी अगर परिभाषा आप संबंध तत्व की लिखते हैं तो कह सकते हैं कि संबंध तत्व भाषा की वह प्रक्रिया जो अर्थ तत्व या प्रतिपादिक जो मूल शब्द हैं उनके पहले से निहित अर्थ को वाक्य के संदर्भ में पूर्ण रूप से प्रकाशित कर देती है। शब्द में अर्थ पहले से ही मौजूद रहता है, तो इस प्रकार से शब्द संबंध तत्व और अर्थ तत्व के बारे में पढ़ा। शब्द जो है उसमें अर्थ की सत्ता होने के कारण उसको अर्थ तत्व कहा गया। बिना अर्थ के शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती, जैसा कि हमने पहले ही कहा कि जब जो ध्वनियाँ मिलती हैं, जो अक्षर मिलते हैं, तो फिर एक सार्थक ध्वनि बनती है, उसको ही शब्द कहते हैं। तो शब्द संबंध तत्व और अर्थ तत्व भी आप मुझे लग रहा है क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं रूप परिवर्तन या मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। रूप परिवर्तन क्या है? तो भाई मोटे तौर पर रूप परिवर्तन और ध्वनि परिवर्तन जो है उसमें अंतर स्पष्ट नहीं दिखाई देता, किंतु वस्तुतः दोनों में पर्याप्त अंतर है, क्योंकि ध्वनि परिवर्तन भाषा की विशिष्ट ध्वनि में होता है और वह ऐसे सभी शब्दों को प्रभावित करता है जिसमें कोई विशिष्ट ध्वनि हो। रूप परिवर्तन का क्षेत्र ध्वनि परिवर्तन की तुलना में क्या है, कम है, सीमित है। वह किसी एक शब्द या पद को ही प्रभावित करता है। ध्वनि परिवर्तन और रूप परिवर्तन में थोड़ा अंतर देख रहे हैं अभी हम। ध्वनि परिवर्तन होने पर पूरी ध्वनि लुप्त हो जाती है और नई ध्वनि प्रचलित होती है, जैसे कि हमने ध्वनि परिवर्तन में कल पढ़ा था। इसी तरह ध्वनि परिवर्तन के पुराने रूप बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि नई ध्वनि आने पर उनका चलन समाप्त हो जाता है। रूप परिवर्तन में ऐसा कम होता है। रूप परिवर्तन के होने के बाद जो भी नए रूप आते हैं वो पुराने रूप भी चलते रहते हैं। यही कारण है कि भाषा में एक अर्थ देने वाले अनेक रूप मिल जाते हैं, अनेक पद मिल जाते हैं। अब बात करते हैं जो आपका सिलेबस का टॉपिक है, रूप परिवर्तन की दिशाएं। रूप परिवर्तन निम्नलिखित दिशाओं में होता है। सबसे पहला, अपवादित रूपों के स्थान पर नियमित रूप, यानी अपवादित जो रूप हैं उनके स्थान पर नियमित रूप। किसी भी भाषा में नियमित रूपों के साथ ही अपवादित रूपों की संख्या होती है, जैसे कि संस्कृत में क्रिया व संज्ञा के रूपों में अपवाद बहुत अधिक थे। अपवादित रूपों के आधिक्य से उनके प्रयोग में भ्रम की गुंजाइश रहती है। साथ ही भाषा भी अधिक समय तक इसे वहन नहीं कर सकती, इसलिए भाषा के विकास में अपवाद रूप जो प्राप्त रूपों का स्थान है वो नियमित रूप लेते हैं। हिंदी में परसर्गों का विकास इसी प्रक्रिया का परिणाम है। नए रूपों की उत्पत्ति, तो भाई भाषा के विकास में पुराने रूपों के चलन
के साथ नए रूपों की उत्पत्ति भी होती रहती है। जैसे कि हिंदी में चला, लिखा, पढ़ा के सादृश्य पर करा यानी किया रूप भी प्रचलित हो गया कि मैंने किया। ये जो है इसके पुराने रूप थे, उन्हीं के आधार पर करा या किया रूप भी चला या अस्तित्व में आया। इसी तरह छठा, सातवां के सादृश्य छठवां या छवां रूप भी चलने लगा। नए रूपों की उत्पत्ति में सादृश्य और मानसिक प्रयत्न लाघव की भावना कम रहती है। रूप परिवर्तन की ये दिशाएं ना तो बहुत स्पष्ट हैं और ना ही एक दिशा में कार्य करती हैं। वे प्राचीन लुप्त रूपों को भी पुनः ग्रहण कर सकती हैं, तो नए रूपों का निर्माण भी ये करती हैं। रूप परिवर्तन के कारण, तो रूप परिवर्तन के कारण क्या है भाई, रूप परिवर्तन के कारणों को भी जान लें। रूप परिवर्तन के कारण देखिए सरलता आ जाती है, एक रूप की प्रधानता, नवीनता, स्पष्टता, बल, अज्ञान और सादृश्य। सबसे पहली बात है कि सरलता। भाषा की प्रवृत्ति है कि वह कठिनता से सरलता की ओर विकसित होती है। संस्कृत से पाली आई, पाली से प्राकृत और फिर अपभ्रंश से होते हुए आधुनिक हिंदी के विकास में सरलता हमें देखने को मिलती है। ध्वनि परिवर्तन में प्रयत्न लाघव का जो स्थान है, रूप में वही सरलता का वही स्थान है। यानी ध्वनि परिवर्तन में प्रयत्न लाघव, यानी जो प्रयत्न लाघव मुख्य था, प्रयत्न कम करने के लिए हम जो है ध्वनियों को परिवर्तित कर देते थे। इसी प्रकार रूप परिवर्तन में सरलता का वही स्थान है, यानी सरल करने के लिए भाषा को, रूपों को परिवर्तित किया गया। हिंदी में कारक, वचन, लिंग के रूपों में भी अधिकता थी, इन्हें याद रखना कठिन था और सरलता की प्रवृत्ति ने इनकी संख्या फिर कम कर दी। एक रूप की प्रधानता, एक रूप की प्रधानता के कारण कभी कभी रूप परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि संबंध कारक रूपों की प्रधानता का परिणाम ये हुआ कि बोलचाल में मेरे को, मेरे से, तेरे को, तेरे से जैसे रूप मुझे, मुझको, मुझसे आदि के स्थान पर चल पड़े। यानी मेरे को घर जाना है, इसकी जगह सिंपल से कह दिया मुझे घर जाना है। यानी सरलता बनाने के लिए, एक रूप की प्रधानता करने के लिए, एक रूप लाने के लिए रूपों का परिवर्तन हुआ। नवीनता लाने के लिए, नवीनता के प्रति मनुष्य सहज रूप से आकर्षित होता है और आग्रह रहता है। भाषा में ये प्रवृत्ति देख सकते हैं, जैसे कि मैं की जगह बोलचाल में हम का प्रयोग बढ़ रहा है। लड़कियां अब स्त्रीलिंग क्रियाओं की जगह पुल्लिंग क्रियाएं उपयोग में लाती हैं, जैसे कि मैं पहनूंगा, पढ़ रहा हूँ, जाता हूँ। लड़कियां भी अब क्या है, रूप परिवर्तित कर रही हैं। स्पष्टता, तो चौथा कारण है आपका स्पष्टता। मैं और हम में स्पष्टता लाने के लिए हम लोग, तुम लोग का प्रयोग देखा जा सकता है। इसी तरह श्रेष्ठ की जगह सर्वश्रेष्ठ का भी प्रयोग होता है। किसी बात पर अधिक बल देने के लिए, यानी पांचवा बल कारण हो जाएगा, किसी बात पर अधिक बल देने के लिए नए रूप प्रचलित हो जाते हैं। व्याकरणिक और अर्थ की दृष्टि से हालांकि वे शुद्ध हैं, लेकिन फिर भी हम उनका उपयोग करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में। जैसे कि अनेक स्थानों पर अनेकों रूप चल पड़ा है, लेकिन हालांकि अगर ये व्याकरण में आपसे पूछा जाए तो ये गलत है व्याकरणिक दृष्टि से। यहाँ बल देने का स्पष्ट उदाहरण है। इसी तरह फिजूल का अर्थ निरर्थक होता है, किंतु बल देने के लिए बेफिजूल रूप चलने लगा, जो कि अर्थ की दृष्टि से क्या है, अशुद्ध है। अज्ञान, अज्ञान के कारण भी नए रूप प्रचलित हो जाते हैं। तो हमारी अज्ञानता की वजह से नए रूप चल जाते हैं। अनेक से अनेकों या फिजूल से बेफिजूल जो है वो अज्ञानता एक कारण माना जा सकता है। इसके अलावा सौंदर्यता, कुटिलताई जैसे रूपों का प्रयोग केवल अज्ञान कारणों की वजह से हुआ। सादृश्य, सादृश्य के कारण भी नए रूप प्रचलन में आ जाते हैं, जैसे कि पाश्चात्य के सादृश्य पर पौवार्त्य, दिया लिया के सादृश्य पर किया, ये रूप जो हैं देखने को मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो एक बार स्पीड बढ़ाकर दोबारा देख लें। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर करिएगा भाई, चैनल सपोर्ट करें हमें भी।